हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बीपीएससी टी 2.0 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, करीब 10 क्वेश्चन हमने देख रखे थे उसमें, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 80, क्रेब्स साइकिल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर। ठीक है, क्रेब्स साइकिल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका सही जवाब था मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडेशन में एज वेल एज अमीनो एसिड को ऑक्सीडेशन में और एटीपी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप क्लास 11th एनसीईआरटी का रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर देख सकते हो। ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल में ये टीसीए साइकिल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एक बार हम दिखा भी देते हैं कि कौन सा पेज नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग उसे डिटेल में पढ़ लेना। ये देखो, रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में आपको ये टॉपिक मिलेगा टीसीए साइकिल। ठीक है, जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसमें इसका पूरा डिटेल्स दे रखा है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे तो इतना डिटेल बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, ये जनरली बच्चे नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में इसका मैकेनिज्म को समझना, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा सबस्ट्रेट का यूज़ होता है, ठीक है, कौन सा एसिड बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्या कह रहा है कि टीसीए साइकिल जो है वो कैसे शुरू होता है, तो विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड। ठीक है, एक बार हम रीड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कहता है कि ये जो साइकिल है इसकी शुरुआत जो होती है कैसे होती है, तो एसिटाइल ग्रुप जो है जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जब ये कंबाइन करता है और पानी के साथ, तो इसमें साइट्रिक एसिड हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये है पाइरूवेट। ठीक है, 3 कार्बन का होता है ये। इस पाइरूवेट से क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलता है तो हमें क्या प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, तो हमें मिलता है साइट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो एंजाइम का यूटिलाइजेशन होता है वो है साइट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, साइट्रेट सिंथेटेज। क्लियर हो गया, ये हो गया एक स्टेप। दूसरे स्टेप में कह रहा है कि साइट्रेट इज देन आइसोमराइज टू आइसोसाइट्रेट। ठीक है, ये साइट्रेट जो है वो आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का रिमूवल होता है, माइनस CO2 कह सकते हैं इसको, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये साइट्रिक एसिड से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कब हो रहा है, जब 2 स्टेप में क्या हो रहा है, CO2 का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, CO2 का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे माइनस CO2 हो रहा है। क्लियर है, माइनस CO2 हो रहा है, तब जाके जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, एंड देन सक्शनल कोएंजाइम ए, और तब जो है यहाँ पे एक इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, सक्शनल कोएंजाइम ए बनता है। क्लियर है, इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, उसके बाद क्या होता है कि ये सक्शनल कोएंजाइम ए जो है अब ये डायरेक्टली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। लेकिन इसके बीच में भी 2-3 स्टेप्स हैं, जैसे कि ये सक्शनल कोएंजाइम ए जो है किस में कन्वर्ट होता है, ये सक्शनल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट हो रहा है पहले सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, ये जो सक्सिनिक एसिड दिख रहा है, उसके बाद ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्शनल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, इसी दौरान जो होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP का सिंथेसिस होता है। अगर पूछेगा कि बताइए क्रेब्स साइकिल में क्या केवल ATP का ही फॉर्मेशन होता है या इसमें GTP का भी फॉर्मेशन होता है, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं, इसमें जो है GTP का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वाला समराइज्ड इक्वेशन देखोगे तो इसमें GTP कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए इस डिटेल स्टेप्स को माइंड में ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट पता रहे कि हाँ ATP के साथ साथ इस प्रोसेस में जो है GTP का भी रिमूवल होता है। किस प्रोसेस में, किस स्टेप में, तो सक्शनल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो इतना प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये सक्शनल कोएंजाइम ए से जो सक्सिनिक एसिड बन रहा है और बीच में GTP का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, मतलब GTP का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये GTP जो है GTP में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसी समय जो है
ये क्या हो रहा है, देखो ये जो हो रहा है जीटीपी जो है, क्या हो रहा है, जीटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जीडीपी में, ठीक है। मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। और इसी समय क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम एडीपी, ठीक है। एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम एडीपी, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। देख रहे हो, दोनों रिवर्स इक्वेशन है। यहाँ पे जीटीपी से जीडीपी बन रहा है और यहाँ पे एडीपी से एटीपी बन रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। देर आर 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus and one where FAD plus is reduced to FADH2। कह रहा है कि इस पूरे के पूरे साइकिल में जो है 3 पॉइंट ऐसा है, 3 जगह ऐसा है जहाँ पे NAD प्लस जो है, ठीक है, निकोटीन एडोनिसिन, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है NAD प्लस का, बताओ। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 जगह ऐसा है जहाँ पे कि ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है NADH प्लस H प्लस में, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे FAD प्लस जो है वो उससे जो है FADH2 का निर्माण हो रहा है। FADH2 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। याद रखना, कभी कोई फुल फॉर्म भी पूछ देगा। क्लियर हो गया। तो देखो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कौन कौन सा ऐसा जगह है। देखो एक तो ये हो गया जगह NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया आपको यहाँ पे जहाँ पे साइट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा था, वहाँ पे भी क्या हो रहा है NADH प्लस का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। 2 जगह ये हो गया। और एक जगह जहाँ पे FADH2 का निर्माण हो रहा है वो हो गया तुमको सक्सिनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। ये आप लोग जब आराम से NCERT में देखोगे ना तो आपको आराम से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको जो है आप सोचोगे समझोगे तो आराम से इसको, ये जो है पॉइंट बहुत ही ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो 3 जगह ऐसा है जहाँ पे कि ATP के अलावा NADH प्लस का और FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। और एक जगह ऐसा है जहाँ पे GTP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ कौन से स्टेप पे, तो जब सक्सनाइल कोएंजाइम ए जो है वो सक्सनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए वाया द TCA साइकिल रिक्वायर्स द कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। कह रहा है इस साइकिल को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब कंटिन्यूस जो है उसकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि यही जो OAA है वो पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्स, इसके साथ साथ इसको जो है NAD प्लस FAD प्लस का रीजनरेशन की भी आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया। तब जाके ये साइकिल जो है एक कंटिन्यूस फॉर्म में जो है रन कर सकता है, ठीक है। ये जो नीचे में दिया हुआ ये क्या है, ये समराइज्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना और इससे क्वेश्चन आएगा तो आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था क्रेब्स साइकिल के बारे में, उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड और प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये तीनों ही सही जवाब था, है कि नहीं। तभी तो मोर देन वन ऑफ द अबव हमने इसे सही किया था। अब हमने अभी जो TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल जो पढ़ा, ठीक है, उससे तो ये बात तो क्लियर हो रहा है कि हाँ ATP का प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बात की तो कहीं जानकारी नहीं मिल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल और भी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। इसको देखने के लिए हमें उसी चैप्टर में वापस जाना होगा। इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे इसको तो इसी एम्फीबॉलिक पाथवे में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। देखो एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है कि एक ऐसा पाथवे जिसमें कि कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म शामिल हो, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, डिकम्पोज करना। और एनाबॉलिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। तो एक ऐसा पाथवे जिसमें कि कंस्ट्रक्शन भी शामिल है एज वेल एज ब्रेक डाउन भी शामिल है। तो रेस्पिरेशन जो है
इसी तरह का एक एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है, जिसमें कि ये दोनों तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो कैसे, और इसमें क्रेब साइकिल किस तरह से इन्वॉल्व रहता है, इसके लिए हमें ये चार्ट देखना होगा। ये जो फिगर है, ये देखो, ये जो फिगर दे रखा है, ठीक है, इसी फिगर में हमें पता चल रहा है किस तरह से जो है ये एम्फीबॉलिक पाथवे है, ठीक है, किस तरह से ये जो क्या कह रहा है, इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवेज शोइंग रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें अलग अलग तरह के जो सबस्ट्रेट्स हैं वो किस तरह से ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से रेस्पिरेशन में काम आ रहे हैं और इस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा पाथवे है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये क्रेब साइकिल भी इसी पाथवे में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। इसका मतलब हमें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ था वो कहीं ना कहीं इसी चार्ट के समझ से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। क्रेब साइकिल हमने देख लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा कि पायरुविक एसिड से जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम जो है किस तरह से एक साइक्लिक फॉर्म में जो है इस क्रेब साइकिल या TCA साइकिल में रोटेट करता है, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, ग्लूकोज से बनता है, ठीक है, सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज से बनता है। इन सभी पाथवे जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इन सभी पाथवे से होके अलग अलग स्टेप से होके जो है ग्लूकोज से क्या बनता है, हमारा ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना ये है कि फैट्स और प्रोटीन से जो है किस तरह से रेस्पिरेशन जुड़ा हुआ है, क्लियर है। अब देखो, इसको देखने के लिए हमें ये एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज इज़ द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। मतलब ग्लूकोज जो है ये सबसे फेवरेबल सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए क्या है, ग्लूकोज सबसे फेवर्ड यानी सबसे जो है प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है। मतलब ग्लूकोज अगर है यानी सिंपल शुगर जिसको हम कहते हैं, तो उससे जो है तुरंत ही क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा और पायरुविक एसिड जो है फटक से जो है एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा और वो जो है एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर साइट्रिक एसिड बनाएगा और TCA साइकिल यानी क्रेब साइकिल शुरू कर देगा और फटाफट रेस्पिरेशन का सारा पाथवे जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो है जनरली ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है दूसरे सबस्ट्रेट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि दूसरे सबस्ट्रेट जो है रेस्पिरेटरी पाथवे में पहले स्टेप पे ही एंटर नहीं करते। मतलब कहने का है कि जिस तरह से सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज है वो रेस्पिरेटरी पाथवे के फर्स्ट स्टेप पे ही क्या करता है, एंट्री मार देता है और जिससे कि सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली कैरी आउट हो जाता है। लेकिन दूसरे सबस्ट्रेट्स जैसे कि फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब फर्स्ट स्टेप पे ही इस पाथवे में एंट्री नहीं मारते हैं, ये सब कहीं ना कहीं बीच में एंट्री मारते हैं और जिसके कारण जो है ये रेस्पिरेटरी पाथवे में इनका ब्रेकडाउन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, ठीक है। अगर आप लोग इस फिगर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग सबस्ट्रेट जो है वो अलग अलग पॉइंट पे एंट्री मार रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में, ठीक है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले फैट्स से शुरू करें तो फैट्स जो है, फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। मतलब फैट्स को सबसे पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में टूटना होगा, तभी जाके वो रेस्पिरेटरी पाथवे में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है इस फिगर में क्या दे रखा है, ये जो फैट्स है, ये जो फैट्स है, ठीक है, ये फैट्स जो है वो सबसे पहले फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में टूट रहा है, तब जाके ये जो है इस रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री मार रहा है, ठीक है। वो भी आप देखोगे अलग अलग पॉइंट्स पे। ये फैटी एसिड्स जो है ये अपना एंट्री एसिटाइल कोएंजाइम के पास ले रहा है, जबकि ये ग्लिसरॉल को जो है वो फर्दर कन्वर्ट होना पड़ता है DHA पे, DHAP, ठीक है, जिसको कहते हैं
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, DHAP, या इसी को क्या कहते हैं जब ये इंटर कन्वर्ट होता है PgAl में या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। देख रहे हो क्या हो रहा है, ये अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए पे एंट्री कर रहा है फैटी एसिड्स, तो वहीं ग्लिसरॉल जो है वो DHAP या PgAl, इसी को क्या कहते हैं PgAl, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को क्या कहा जाता है PgAl भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है ग्लिसरॉल की एंट्री होती है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए वाले पॉइंट पे क्या होता है फैटी एसिड्स की एंट्री होती है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज का देखोगे तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है बताओ, ग्लूकोज तो डायरेक्ट जो है फर्स्ट ही स्टेप पे क्या हो रहा है एंट्री मार रहा है, फटक से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये DHAP में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फर्दर 2-3 स्टेप्स के बाद जो है ये पायरुविक एसिड बना दिया और फटक से ये क्रेब्स साइकिल में शामिल हो गया। लेकिन अगर आप फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को देखोगे तो उसके साथ ये केस नहीं है, उसके साथ क्या हो रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है अपने एंट्री पॉइंट के लिए, ठीक है। फैटी एसिड्स जहाँ एसिटाइल कोएंजाइम के पास एंट्री ले रहा है तब जाके वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, वहीं ग्लिसरॉल जो है वो DHAP या ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास एंट्री ले रहा है, तब जाके जो है वो क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट करने के काबिल बन रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है, इफ़ फैटी एसिड्स वेर टू बी रेस्पायर्ड, ठीक है, अगर फैटी एसिड्स को रेस्पिरेशन पाथवे में पार्टिसिपेट करना है और उससे एनर्जी रिलीज होना है तब जाके दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स को जो है पहले डिग्रेड होना होगा यानी टूटना होगा किसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और तब पाथवे में वो एंटर कर पाएगा, ठीक है। हमने बताया था एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास ही इसका एंट्री पॉइंट होता है। वहीं अगर ग्लिसरॉल की बात करें, ठीक है, ये किसका बात है, ये था फैटी एसिड्स का बात, ठीक है। ग्लिसरॉल की बात करें तो वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू PgAl, मैंने बताया ना कि DHAP या PgAl में कन्वर्ट होने के बाद ही वो जो है क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकता है फॉर द रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। उसी तरह से द प्रोटीन्स, अब बात आ गई है प्रोटीन्स की, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे सबस्ट्रेट की जिसका नाम है प्रोटीन। द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीजेस, अब ये प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम प्रोटीजेस के द्वारा ब्रेकडाउन होगा एंड द इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स देन एंटर आफ्टर डीएमिनेशन, ठीक है। क्या हुआ है, इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स जो है आफ्टर डीएमिनेशन डिपेंडिंग इन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे इन सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल और इवन एज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या कहता है कि प्रोटीन को अगर एंटर करना है रेस्पिरेटरी पाथवे में तो उसे सबसे पहले तो प्रोटीज एंजाइम के द्वारा डिग्रेड होना होगा, ठीक है। उसके बाद जो इंडिविजुअल अमीनो एसिड है, ठीक है, इंडिविजुअल अमीनो एसिड जो है उसके बाद आफ्टर डीएमिनेशन, मतलब डीएमिनेशन का मतलब क्या हो गया बोलो, डीएमिनेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप, ठीक है। जो अमीनो एसिड में रहता है ना NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप जो है उसका रिमूवल, जब NH2 ग्रुप हट जाता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं डीएमिनेशन कहते हैं। तो कह रहा है कि इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में से जब ये NH2 ग्रुप हट जाता है यानी डीएमिनेशन हो जाता है तब उनके बनावट यानी स्ट्रक्चर के आधार पे जो है ये प्रोटीन्स जो है वो इस रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनका एंट्री लेने का पॉइंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, या तो ये डायरेक्टली किसी पॉइंट पे क्रेब्स साइकिल में ही एंट्री ले लें, ठीक है। वही कह रहा है कि ये जो है 2-3 अलग अलग पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं, या तो वो विद इन द क्रेब्स साइकिल एंट्री ले लें, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर ही एंट्री ले लें किसी पॉइंट पे किसी स्टेज पे, या फिर वो डायरेक्ट पायरुवेट के रूप में एंट्री ले लें, या फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रोटीन्स जो हैं वो सबसे पहले क्या होंगे प्रोटीज में ब्रेकडाउन होंगे, ठीक है, प्रोटीज के द्वारा इनका डिकम्पोजिशन होगा, टूटेगा। उसके बाद ये प्रोटीन्स जब इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में टूटेंगे तब डीएमिनेशन होगा यानी रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप होगा, और उसके बाद ये NH2 हटने के बाद जो है ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री ले सकते हैं तीन तरीक़ों से, 3 वेज से, ठीक है। एक तो क्रेब्स साइकिल में किसी स्टेज पे एंट्री ले लें, या फिर पायरुवेट के रूप में एंट्री ले लें, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में एंट्री ले लें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं किस तरह से प्रोटीन का दिया हुआ है।
ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में टूटेगा, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो प्रोटीएज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स जो है वो डीएमिनेशन के बाद, किसके बाद, तो डीएमिनेशन यानी रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप के बाद जो है वो एंट्री मारेंगे। ठीक है, कैसे कैसे एंट्री मार सकते हैं, तो वो या तो डायरेक्टली पायरुविक एसिड के रूप में एंट्री मारेंगे, या फिर जो है वो किसी स्टेज पे डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंट्री मार सकते हैं, या फिर वो जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में भी माफ़ कीजिए एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है 3 तरीका है एंट्री लेने का रेस्पिरेटरी पाथवे में। क्लियर हो गया, डन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में। हाँ, इसको एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं इसके बारे में भी देख लीजिए। थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं हम इसके डिस्कशन में, लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है, देखो क्या कहता है इसके सेकंड पैराग्राफ को देखो। सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स। ठीक है, चूँकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स होता है, यानी सबस्ट्रेट्स क्या होता है, टूटता है। ठीक है, सबस्ट्रेट्स क्या होता है, इसमें टूटता है, ब्रेकडाउन होता है। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज़ ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड एज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसी डिकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन प्रोसेस के कारण जो है रेस्पिरेटरी पाथवे को पहले कैटाबॉलिक प्रोसेस समझा जाता था। ठीक है, लेकिन क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है, क्या ये समझ जो है वो सही है, तो देखो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि वी हैव डिस्कस्ड अबव, अभी हमने डिस्कस किया, एट विच पॉइंट्स इन द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट्स वुड एंटर। ठीक है, अभी हमने इस टेबल में देखा, इस फिगर में देखा कि अलग अलग पॉइंट्स पे जो है अलग अलग रेस्पिरेटरी पाथवे जो है रेस्पिरेटरी पाथवे में सबस्ट्रेट्स एंटर करते हैं। ठीक है, इफ़ देयर वेर टू बी रेस्पायर्ड। ठीक है, अगर उन्हें इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है तो वो अलग अलग जगह से इसमें एंट्री करते हैं, और तब जाके दे आर यूज टू डिराइव एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी देने का काम करते हैं। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर टू रिकोगनाइज इज़ दैट, यहाँ पे सबसे ज़रूरी तथ्य क्या है जानने की, ये है कि दीज वेरी कंपाउंड्स दैट वुड बी ड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेड सबस्ट्रेट्स। कह रहा है कि यही कंपाउंड्स जो है ना उसे रेस्पिरेटरी पाथवे से फिर विड्रॉ किया जाएगा, मतलब लिया जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेड सबस्ट्रेट्स। ठीक है, इन सबस्ट्रेट्स को बनाने के लिए फिर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरह से जो है हम कह सकते हैं, इसको एग्जांपल के रूप में एक समझ सकते हैं कि जैसे कि फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स को रेस्पिरेटरी पाथवे में पार्टिसिपेट करने से पहले एसिटाइल कोएंजाइम में टूटना पड़ता है। ठीक है, फैटी एसिड्स वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, जब इसे हम सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसका उल्टा प्रोसेस को देखो कि जब ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड्स की ज़रूरत होगी तब उस केस में यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इन रेस्पिरेटरी पाथवे से डिराइव होगा और इसको यूज़ करके जो है वापस से फैटी एसिड्स बनेगा। तुम समझ रहे हो बात को। देखो इसमें कह रहा है कि जो भी रेस्पिरेटरी पाथवे में सबस्ट्रेट्स यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को बनाने के लिए भी जो है इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके जो है इस पाथवे में वो फिर से क्या होता है, एक तरह से रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता है। मतलब जो एक समय पे डिकम्पोज हो रहा है वही एक समय पे क्या हो रहा है, फिर से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है। व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे। हैंस इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and the synthesis of fatty acids। इसीलिए यहाँ पे फैटी एसिड्स की बात कही जा रही है कि फैटी एसिड्स का चाहे बनना हो चाहे इसका डिकम्पोजिशन हो, दोनों ही केस में यहाँ पे रेस्पिरेटरी पाथवे जो है हमें पिक्चर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम प्रोटीन की भी बात करें तो प्रोटीन के बनने एज वेल एज ब्रेकडाउन के समय, ठीक है, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक।
ये रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स जो है एक लिंक बनाते हैं और ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबोलिज्म। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में जब ब्रेकडाउन होता है ना तो उसको हम लोग कैटाबोलिज्म कहते हैं, और सिंथेसिस होता है तो उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। चूँकि रेस्पिरेटरी पाथवे में दोनों तरह के प्रोसेसेस देखने को मिल रहे हैं, एनाबोलिज्म एज वेल एज कैटाबोलिज्म, इसीलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे नाम दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, देखो जो फैटी एसिड वाला एग्जांपल था इसको हम डायग्रामेटिकली अच्छे से समझाते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ये फैटी एसिड्स है, ठीक है, ये फैटी एसिड्स जो है वो टूट रहा है, टूट कर एसिटाइल कोएंजाइम ये बन रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम ये पार्टिसिपेट कर रहा है क्रेब्स साइकिल में, और इसी क्रेब्स साइकिल से फिर हमें क्या हो रहा है, एनर्जी की प्राप्ति हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा और एटीपी से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो हो गया एक प्रोसेस, मतलब कैटाबोलिज्म प्रोसेस, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, फैटी एसिड्स क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये हो गया इसका कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबोलिज्म हो रहा है यहाँ पे इसका। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। अब देखो इसमें एनाबोलिज्म कैसे होगा। एनाबोलिज्म को मान लो हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो हमें फैटी एसिड्स की ज़रूरत है, मतलब बॉडी में किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए मान लो बॉडी को फैटी एसिड्स की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो फैटी एसिड्स बनेगा कैसे? तो फैटी एसिड्स बनने के लिए हमारा बॉडी जो है इसी एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करेगा। ठीक है, इसी एसिटाइल कोएंजाइम को क्या करे, खोजेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज़ करके जो है इस फैटी एसिड्स का वापस से क्या होगा, बॉडी सिंथेसिस करेगा, यानी इसको फिर से बनाएगा। ठीक है, फैटी एसिड्स की ज़रूरत हुई तो क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही जो है क्या हुआ, हमारा बॉडी जो है वो इसी क्रेब्स साइकिल का सहारा लेके इस एसिटाइल कोएंजाइम को पकड़ा, और इसी को एसिटाइल कोएंजाइम को पकड़ के फैटी एसिड्स का निर्माण किया। इसका मतलब फैटी एसिड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एनाबॉलिज्म कहा जाएगा। क्लियर हो गया? इसको क्या कहा जाएगा, एनाबॉलिज्म कहा जाएगा। तो हो गया ना, एक ही पाथवे में जो है दोनों तरीके का रिएक्शन देखने को मिल गया, एनाबॉलिक रिएक्शन भी और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी, इसीलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल उसी तरह से प्रोटीन के केस में भी ऐसा ही होता है कि प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, यानी टूट रहा है, टूट के जो है पायरुविक एसिड बन रहा है। ठीक है, पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हमारे बॉडी को किसी भी प्रोसेस के लिए, मान लो बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हो गई, तो क्या होगा, फिर से हमारा बॉडी जो है ये पायरुविक एसिड का ही इस्तेमाल करेगा, और इसी पायरुविक एसिड से ये उल्टा जाके क्या करेगा, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा, और वो फिर वापस जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो एक तरफ से एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ से कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग only WBC, more RBC and WBC, more RBC and few WBC, more than one, none of the above। तो आप सभी को पता है कि लिम्फ और ब्लड में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि ब्लड रेड होता है और लिम्फ वाइट होता है। ठीक है, अब देखो कलर जिसको पता है ना, उस एकमात्र फैक्ट से जो है ये क्वेश्चन वो इंसान सॉल्व कर सकता है। ठीक है, देखो ब्लड क्या होता है, रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होने का मतलब क्या है कि इसमें आरबीसी प्रेजेंट है। क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा फैक्ट हो गया ये, आरबीसी प्रेजेंट है। लिम्फ क्या होता है बताओ? तो लिम्फ होता है वाइट। ठीक है, लिम्फ वाइट हो गया, इसका मतलब क्या कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन नहीं है इसका मतलब इसमें आरबीसी एब्सेंट हो। ठीक है, आरबीसी एब्सेंट है। आरबीसी एब्सेंट क्यों है भाई? क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको कैरी करने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अब लिम्फ में ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसमें आरबीसी एब्सेंट होता है और हीमोग्लोबिन का भी इसमें कोई काम नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो लिम्फ में क्या होता है, बेसिकली लिम्फ में जो है लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं लिम्फ में? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसमें इस कलर से एक और चीज़ तुम पहचान सकते हो कि लिम्फ वाइट कलर का होता है, इसका मतलब इसमें जो है ज़्यादा WBC प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ज़्यादा WBC ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसमें जो है
मुख्य रूप से ये क्या कहते हैं लिम्फोसाइट्स मौजूद होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो है बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये WBC मुख्य रूप से प्रेजेंट है। और आपको पता है कि WBC का काम ही क्या है, क्या कि ये जो है बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, WBC में आपको न्यूट्रोफिल्स आ गया, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ WBCs होते हैं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो NCERT में जाओ, क्लास 11th में ही ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है लेकिन तब भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए चैप्टर को अच्छे से डिटेल में करवाना संभव नहीं है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन हम आपको इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? RBC तो होगा नहीं, RBC तो होगा नहीं, इसका मतलब B और C गया। मोर देन 1 होगा नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कि इसके पास केवल और केवल WBC होता है। और WBC का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होता है WBC का? बोलो। WBC का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यून रिस्पॉन्स देता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज। ठीक है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो देखो इसमें एलिमिनेशन लगाओ। ठीक है, और अगर नॉलेज आता है तो नॉलेज लगाओ। ठीक है, पहला कहता है लिम्फोसाइट, दूसरा कहता है थ्रोम्बोसाइट, तीसरा कहता है RBC, मोर देन 1, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का मतलब है ये कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ होगा, है ना। ये जो है कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ कंपोनेंट होगा। क्लियर है? तो RBC तो गया, क्योंकि इसका काम है इसका काम क्या है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। इम्यूनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा है थ्रोम्बोसाइट। तो देखो थ्रोम्बोसाइट या इसी को कॉमन भाषा में जो हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉट करना। ठीक है, जब भी कहीं कट गया या इंजरी हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, खून को क्लॉट करने में काम करता है। ठीक है, खून का जो एक थक्का जमता है ना, कहीं पे कट फट जो लग जाता है वहाँ पे, तो वो काम होता है प्लेटलेट्स का। इसका भी इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो थ्रोम्बोसाइट्स भी गया। ठीक है, अब बचा कौन सा? बाय एलिमिनेशन बचा है लिम्फोसाइट, और बाय नॉलेज भी यही सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है लिम्फोसाइट, यही सही जवाब है। कैसे सही जवाब है अभी हम इसका आंसर देते हैं। देखो अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो WBC होता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, उस वाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, उसमें लिम्फ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? माफ़ कीजिए, लिम्फ नहीं बल्कि इसमें लिम्फोसाइट्स होता है। ठीक है, लिम्फ तो हो गया वो वाइट लिक्विड जिसमें कि ये वाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, तो लिम्फ तो बेसिकली एक फ्लूइड हो गया जिसमें कि WBC प्रेजेंट होता है, और इसी WBC में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। क्लियर है? और ये लिम्फोसाइट्स अभी हमने बताया कि किस चीज़ में काम आता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में काम आता है। ठीक है, कैसे काम आता है तो देखो इसको हम ब्रीफली समझा देते हैं। देखो ध्यान से देखना, WBC जो होता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रैनुलर, ठीक है, और दूसरा होता है ए ग्रैनुलर। क्लियर है? इसी जो ए ग्रैनुलर का टाइप होता है वो होता है लिम्फोसाइट। इसी ए ग्रैनुलर का टाइप क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये लिम्फोसाइट भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है B सेल और दूसरा होता है T सेल। B सेल जो होता है ये ब्लड में ही रह जाता है, जबकि T सेल जो है ये टिश्यू में चला जाता है। ठीक है, क्लियर है?
अब ब्लड में जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है या जैसे ही कोई एंटीजन्स आता है, ठीक है, एंटीजन्स या फॉरेन पार्टिकल्स आता है, वैसे ही क्या होता है, ये बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? तो प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो जाता है। और यही प्लाज्मा सेल्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो प्रोड्यूस करता है हमारा एंटीबॉडीज़। यही प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। ठीक है, क्लियर हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बी सेल्स है वो इन प्लाज्मा सेल्स के साथ साथ, ठीक है, ये प्लाज्मा सेल्स के साथ साथ कुछ मेमोरी सेल्स में भी चेंज हो जाता है। किसमें? तो मेमोरी सेल्स में भी परिवर्तित हो जाता है। और इन मेमोरी सेल्स का काम होता है कि ये याद रखता है, ठीक है, जो सेम एंटीजन के साथ अगर इसका दोबारा एनकाउंटर होता है तो ये बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ अटैक करते हैं और एंटीजन्स को मार भगाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एंटीबॉडीज से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या होगा? बी लिम्फोसाइट्स होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बी लिम्फोसाइट्स ना देके क्या दे रखा है? ओनली लिम्फोसाइट्स होगा। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स हमारा इसका सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? तो ये छोटा सा ओवरव्यू था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्लाज्मा कंटेंट दैट फॉर्म्स द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ ए क्लॉट इज। तो इसका सही जवाब होगा फिब्रिनोजन। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो है क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो टॉपिक है ना उसी में ये दिया हुआ है कि जो फिब्रिनोजन है वही जो है वो लास्ट फैक्टर होता है जो कि फाइनली क्लॉट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? फिब्रिनोजन होगा। ठीक है तीनों ही इम्पॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, प्लेटलेट भी है, फिब्रिनोजन भी है और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्लाज्मा कंटेंट दैट फॉर्म्स द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ ए क्लॉट। ठीक है, जो खून का थक्का बनता है उसका जो फाइब्रस स्केलेटन है, मतलब वो बेसिकली जो है वो किस प्लाज्मा कंटेंट से बना हुआ रहता है? तो वो फिब्रिनोजन होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो ये आप एनसीईआरटी में ही देखेंगे। ठीक है, हम आपको दिखा भी देंगे इसको। ठीक है, कि कहाँ पे ये दिया हुआ है एग्जैक्टली। ये एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो ब्लड फ्लूइड और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में अगर आप कोगुलेशन ऑफ ब्लड वाले टॉपिक पे आओगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन और क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड में क्या होता है? कोगुलेशन होता है, क्लॉटिंग होता है इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब ब्लड में जो मतलब ब्लड का जो ये क्लॉटिंग प्रोसेस है, ठीक है, जब भी कोई कहीं बॉडी में इंजरी होता है और खून का थक्का जम जाता है वहाँ पे, ठीक है, ब्लड का क्लॉट हो जाता है, तो वो बेसिकली एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे कि बॉडी से एक्सेस ब्लड फ्लो आउट ना हो जाए। ठीक है, एक्सेस खून शरीर से बाहर ना निकल जाए, इसी कारणवश जो है वो ब्लड जो है एक थक्का के रूप में वहाँ पे क्या हो जाता है? जम जाता है। ठीक है, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ ए कट और एन इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम। ठीक है, वो जो एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम टाइप का देखने को मिलता है इंजरी, जहाँ पे इंजरी होता है, इंजरी के साइट पे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लॉट या कोगुलम। ठीक है, और यही क्लॉट और कोगुलम जो है वो किससे बना हुआ रहता है? दिस इज़ फाउंड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, कॉल्ड फिब्रिन्स। क्या कहते हैं उसको? फिब्रिन्स कहते हैं। इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। और यही फिब्रिन्स जो है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं? तो दिस फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। ठीक है, इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। कह रहा है कि ये जो फिब्रिन होता है ना, जो कि वास्तव में क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, ये फिब्रिन जो है इनएक्टिव फिब्रिनोजन के कन्वर्जन से बनता है। और ये इनएक्टिव फिब्रिनोजन जो है वो एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है किस एंजाइम के द्वारा? तो थ्रोम्बिन एंजाइम के द्वारा। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इनएक्टिव ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इनएक्टिव फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है एक्टिव फिब्रिन में इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम। ठीक है, और उसके बाद फिर थ्रोम्बिन एंजाइम जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि ये जो थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन।
एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तर्ज पे जो है एक और रिएक्शन होता है जिसमें कि इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिव थ्रोम्बिन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, और इस तरह से जो है सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस जो है वो चलते रहता है और क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है हो जाता है। ठीक है, इसका यही मैकेनिज्म है। क्लियर है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, करीब 13 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग के लिए, इसीलिए कहा जाता है देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स। ठीक है, और क्लॉटिंग के लिए जो है कैल्शियम आयन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। क्लियर हो गया, इसी से आपका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हमने देखे थे वो भी एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो, एक जो क्वेश्चन था लिम्फोसाइट्स के बारे में, उसके बारे में दे रखा है यहाँ पे। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 20 to 25% ऑफ द ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स। ठीक है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यही था ना कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर हो गया, तो ये भी मिल गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहा जाता है। देखो ये भी यहाँ पे दिया हुआ, प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर एक क्वेश्चन था लिम्फ के बारे में कि उसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो देखो नहीं होता है। ये जो लिम्फ वाला टॉपिक है इसमें दिया हुआ है, लिम्फ इज़ ए कलरलेस फ्लूइड। देखो लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें किसी भी तरह का कलर प्रेजेंट नहीं होता है। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं यानी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया, तो इस तरह से जो है ये भी क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में मिल रहा है। इसी सेम चैप्टर में सभी क्वेश्चन है, ब्लड फ्लूइड और सर्कुलेशन वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है देखो बॉमन्स कैप्सूल में होता है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देन एलिमिनेशन वाले चैप्टर में, क्लास 11th के एनसीईआरटी में। क्लियर है, इसका पूरा डिटेल में दे रखा है, रुको हम दिखा देते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी का पेज 293। ठीक है, देखो यूरिन फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है इसी में ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में इसमें बताया गया है। क्या कहता है कि यूरिन फॉर्मेशन में जो है 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं। क्या क्या होता है, पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सीक्रेशन। क्लियर हो गया, तो ये 3 तरह के मेन प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जो पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में वो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी खून जो है उसमें खून को छाना जाता है। ठीक है, फिल्टर किया जाता है, विच इज़ कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस। और ये जो स्टेप होता है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा कैरी आउट किया जाता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। चूँकि ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ऑन एन एवरेज जो है 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि करीब 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो है वो पर मिनट जो है किडनी फिल्टर करता है। ठीक है, और यही कंस्टिट्यूट करता है कितना, रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। क्लियर है, कितना, तो 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। प्रत्येक वेंट्रिकल जो प्रत्येक वेंट्रिकल जो होता है हार्ट में वो करीब इतना ही ml ऑफ ब्लड जो है वो पर मिनट पंप करता है। ठीक है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब इसमें जो है 3 लेयर्स के थ्रू जो है फिल्ट्रेशन होता है। पहला लेयर है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, दूसरा लेयर है एपिथीलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल और तीसरा लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। ठीक है, तो पहला लेयर क्या हो गया, ये हो गया तुमको एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। पहला लेयर एंडोथीलियम नहीं होगा, एपिथीलियम होगा। ठीक है, पहला लेयर क्या होगा, पहला लेयर हो जाएगा तुम्हारा एपिथीलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, बीच में हो जाएगा तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है, और फिर सबसे नीचे में होगा हमारा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम। ठीक है, तो इस तीनों लेयर से होके जो है ब्लड फिल्टर होता है, कहाँ पे, तो ग्लोमेरुलस में। ठीक है,
द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉमन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स है इसको क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है पोडोसाइट्स। ठीक है, इसी का नाम क्या दिया गया है, पोडोसाइट्स। आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर, ये इतना नेटवर्क मैनर में अरेंज्ड रहते हैं, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। ठीक है, ये जो है काफ़ी इस तरह से मैश लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड होते हैं और इस तरह से वो क्या कहते हैं, फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहा जाता है। ठीक है, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली through these membranes that almost, ठीक है, that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. Therefore it is considered as a process of ultrafiltration. ठीक है, क्या कह रहा है कि ब्लड जो है इन सभी नेटवर्क लाइक मेश मेम्ब्रेन से जो इस तरह से पास होता है कि करीब करीब प्लाज्मा में प्रेजेंट सभी कॉन्स्टिट्यूएंट केवल प्रोटीन्स को छोड़कर ये सभी के सभी बॉमन्स कैप्सूल्स में चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस तरह से बॉमन्स कैप्सूल्स रहता है, इसमें से जो भी मटेरियल्स है वो फिल्टर आउट होके इस तरह से इसमें से जो भी ये फिल्टर करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सभी क्या होते हैं, इसमें से फिल्टर होके बॉमन्स कैप्सूल्स में आ जाते हैं। ठीक है, बॉमन्स कैप्सूल्स में आ जाते हैं, केवल एक्सेप्ट प्रोटीन्स यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब काफ़ी माइन्यूट लेवल पे जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। कहाँ पे, तो बॉमन्स कैप्सूल में। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर टेक्स प्लेस बाय। ठीक है, लिवर में यूरिया का सिंथेसिस किस प्रोसेस से होता है, तो ये ग्लाइकोलिसिस नहीं है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल नहीं है, बचा कौन सा, एलिमिनेशन टेक्निक से ऑर्निथिन साइकिल। हाँ बिल्कुल सही है, ऑर्निथिन साइकिल को ही यूरिया साइकिल भी कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल भी कहते हैं। और इसी साइकिल के थ्रू जो है लिवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। दरअसल होता क्या है कि लिवर जो है, ठीक है, ये हमारा लिवर है, तो इस लिवर में क्या होता है कि जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया वेस्ट है ना, जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया वेस्ट है वो लीस्ट टॉक्सिक यूरिया वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है यही ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। ठीक है, तो हाईली टॉक्सिक अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक यूरिया थ्रू दिस ऑर्निथिन साइकिल। क्लियर है। ठीक है, देखो इसका हम साइकिल भी दिखा देते हैं। ये ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, ये देखो यूरिया साइकिल, इस यूरिया साइकिल में क्या दिख रहा है, ये लिवर है। ठीक है, लिवर में क्या हो रहा है, सबसे पहले अमोनिया एंटर कर रहा है जो कि वेस्ट नाइट्रोजन है। ठीक है, उसमें ये सभी प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, कार्बोमॉइल फॉस्फेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में कार्बोमॉइल फॉस्फेट बन रहा है, फिर सिट्रुलिन बन रहा है, फिर एस्पार्टेट, उसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है, फ्यूमेरेट, आर्जिनिन, ये सभी इंटरमीडिएटरीज के बनने के बाद जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ये यूरिया जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी में पहुंच जाता है और किडनी से फिर ये यूरिन के द्वारा जो है क्या होता है, बाहर के ओर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिया जो है किडनी में पहुंचता है ब्लड के थ्रू और किडनी इसको ब्लड से फिल्टर आउट करके बाहर निष्कासित कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन वो हार्मोन होता है जो कि कंट्रोल करता है क्या, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, क्लास 11th के एनसीईआरटी में। और ये जो वैसोप्रेसिन होता है जिसको कि दूसरे नाम से हम लोग एडीएच के रूप में भी जानते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये बेसिकली सीक्रेट किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि ये किडनी पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इससे क्या होता है कि पानी का कम से कम लॉस होता है थ्रू यूरिन। क्लियर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, डायरेसिस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन।
तो चूँकि वो कम से कम लॉस करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच। ठीक है, क्योंकि देखो टेस्टोस्टेरोन तो होगा नहीं। क्लियर है, केवल एल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है, आप सभी को पता है एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर एड्रिनल मेडुला। मेडुला के द्वारा जो है एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, जिसको कि एपिनेफ्रिन के नाम से भी हम जानते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो है यही एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, जो कि रेगुलेट करता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एडीएच का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अभी हमने देखा कि एडीएच जो है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करने में हेल्प करता है डीसीटी में। ठीक है, इस तरह से ये डायरोसिस के ऑपोजिट में काम करता है। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये। क्लियर हो गया। तो यूरिन कितना एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से, ये दो हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा उसी केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में देख लेना, वो आपको एल्डोस्टेरोन के बारे में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो अभी हम डायरोसिस के बारे में बात कर रहे थे। एडीएच का क्या मतलब हुआ, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका मतलब वो डायरोसिस के अगेंस्ट काम करता है। तो इसका मतलब डायरोसिस का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट करना जो है वही मतलब हो गया डायरोसिस का। ठीक है, और एडीएच का काम है यूरिन वॉल्यूम को कम करना। ठीक है, यूरिन के क्वांटिटी को कम करना। क्लियर हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 89, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन अकर्स इन। तो इसका आंसर होगा पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका एक्सक्रीशन चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होता है उसको वापस से, ठीक है, ब्लड से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया हमारा, पीसीटी हो गया। क्लियर हो गया, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि नेफ्रॉन का सबसे पहला भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मसल। तो इसका सही जवाब होगा मायोफिब्रिल। ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर से है। एग्जैक्टली ये लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में। ये देखो करीब इसी पेज से 3-4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, अभी जो हमने बताया मायोफिब्रिल्स के बारे में वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है 3-4 क्वेश्चन आप देखोगे, एक्टिन, मायोसिन, सार्कोमियर क्या होता है, ठीक है, सार्कोलेमा क्या होता है, इस सब से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसीलिए आप लोग जो है इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर अप कर लेना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन अ स्ट्राइटेड मसल इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सार्कोमियर है। ठीक है, और देखो सार्कोमियर एक होता है सार्कोलेमा। तो मसल, देखो मसल फाइबर का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है उसी को कहते हैं मायोफिब्रिल, माफ़ कीजिए सार्कोमियर। ठीक है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। और ये जो सार्कोमियर होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मायोफिब्रिल के अंदर प्रेजेंट होता है सार्कोमियर। ठीक है, मायोफिब्रिल के अंदर प्रेजेंट होता है ये सार्कोमियर। क्लियर है, और इसी सार्कोमियर में क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर है, जबकि सार्कोलेमा जो होता है, सार्कोलेमा इज़ नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए मसल सेल। ठीक है, जैसे कि एक सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि सराउंड करता है उसको, बिल्कुल उसी तरह से एक मसल सेल को जो मेम्ब्रेन सराउंड करता है उसी को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोनों टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द मसल्स आर। वेरी सिंपल, मसल्स में कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो होता है वो
क्या होता है, थिन फिलामेंट होता है, ठीक है, जबकि मायोसिन जो होता है वो क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है, पता है ना। और फिर जब ये दोनों आपस में स्लाइड करते हैं तब जाके क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोफिब्रिल्स ऑफ मसल कंसिस्ट्स ऑफ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ, मसल का मायोफिब्रिल्स किससे बना हुआ रहता है। जो पेज नंबर हमने बताया था उसी में वो लाइन दिया हुआ है, ईच मायोफिब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है, ये जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, जिसको कि थिन और थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं या आई बैंड और ए बैंड भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सब्सटेंसेस दैट एक्यूमुलेट इन अ फैटिग्ड मसल आर। जब हम थक जाते हैं तो हमारे मसल में कौन सा एसिड जो है जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब भी हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पैर दर्द होने लगता है, हमारा जो है क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, पेन होने लगता है, ठीक है। तो वो थकावट, वो पेन जो है किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन के कारण होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका सही जवाब है क्रिएटिन फॉस्फेट, ऑप्शन सी, ठीक है। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो एटीपी यील्ड करने का काम करता है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये एटीपी जो है क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। कौन करता है, तो क्रिएटिन फॉस्फेट। ये दरअसल मैकेनिज्म है, ठीक है, एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होता है जिसमें कि मैकेनिज्म बताया जाता है, मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी के अंतर्गत ये आपको टॉपिक देखने को मिलेगा कि किस तरह से एटीपी कैसे टूटता है और कहाँ से एटीपी का जो है यील्ड होता है, क्लियर है। तो उसी में आपको क्रिएटिन फॉस्फेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट ही है जहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन होता है और जो है यही जो है टूट के एटीपी देता है और यही एटीपी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्लियर है। ये आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट,